क्लास 12th NIS बोर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है भोली। ठीक है, तो पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं। उसमें हम इस चैप्टर के सेक्शन 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और साथ ही उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। When the school bell rang, all girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो जब स्कूल में घंटी बजी, हमने लास्ट जो देखा था चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि एक लड़की की कहानी है ये, भोली जिसका नाम है, और वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, मतलब कि उसकी समझ थोड़ी कम है और बोलने में भी वो स्टैमर करती है और देखने में भी उसके ऊपर चेहरे पर, बॉडी पर उसके पॉक मार्क्स हैं। उसको स्मॉल पॉक्स, चेचक हो गया था जिसके मार्क्स उसकी पूरी बॉडी पर हैं। तो देखने में भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। उसको एक बैकवर्ड लड़की के रूप में थोड़ा सा पिछड़ गई है, जो और लड़कियों के मुकाबले ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है। तो उसके पापा उसको स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। उसका फर्स्ट डे है, तो वो वहाँ जब क्लास में बैठी थी तो क्या होता है, स्कूल बेल रैंग करती है, नहीं घंटी बजती है स्कूल की। जैसे इंटरवल होता है तो उस समय बेल होती है ना, तो लड़कियां क्या करती हैं, सब क्लासरूम से बाहर जाने लगती हैं। स्करीड मीन्स होता है मूव हरीडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, यानी कि जल्दी जल्दी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से सब लड़कियां बाहर जाने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां एक साथ जब निकलेंगी तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से निकल पाएंगी। लेकिन जो भोली थी वो हिम्मत नहीं करती, डेयर नहीं करती कि वो अपना जिस कॉर्नर में वो बैठी थी वहां उसको छोड़कर वो कहीं जाए। उसकी हिम्मत नहीं होती। उसका जो सिर था वो अभी तक नीचे झुका हुआ था और वो रो रही थी, सॉबिंग, रो रही थी, सुबकना जिसको बोलते हैं, सुबक रही। तो उसकी टीचर की आवाज आती है, तभी उसको बुलाती है भोली। The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो जो टीचर उसको बुलाती हैं, उनकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी, कोमल आवाज थी, सूदिंग आवाज थी, यानी कि बहुत प्यार से उन्होंने उसको बुलाया। अब भोली ने अपने पूरे जीवन में इतने प्यार भरी आवाज उसने नहीं सुनी थी। उसे किसने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। तो इससे उसका जो दिल है उसको बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को छू जाती है उनकी आवाज। तो वो टीचर क्या बोलती है कि उठो, गेट अप। और ये जो उन्होंने कहा गेट अप, ये कोई आज्ञा कमांड नहीं थी, केवल एक फ्रेंडली सजेशन था, यानी कि प्यार से उन्होंने एक दोस्ताना अंदाज में उसको सजेस्ट किया या सुझाव दिया कि उठो। भोली गॉट अप, और उनकी बात सुन के भोली खड़ी हो गई। फिर वो उससे पूछती है कि टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। तो ये बात सुन के क्या होता है, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या जो उसकी स्टैमरिंग टंग है, यानी कि जो हकलाकर बोलती है, वो उसको फिर से उसको उसकी बेइज्जती करवा देगी, वो बोल नहीं पाएगी अपना नाम। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन क्योंकि जो उसकी टीचर थी वो उसको बहुत काइंड लग रही थी, भोली को बहुत दयालु लग रही थी वो उसकी टीचर, तो उनकी खातिर उसने डिसाइड किया कि वो कोशिश करेगी अब अपना नाम बोलने की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी इतनी प्यार भरी आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसको लग रहा था कि वो उसकी मजाक नहीं बनाएंगी, उसके ऊपर हंसेंगी नहीं। अगर वो ठीक से अपना नाम नहीं बता पाएगी तो वो हंसेंगी नहीं। तो ये सब सोच के उसने अपना नाम बताने के लिए कोशिश करने का डिसाइड किया। भो, तो उसने क्या बोलती है, वो भो 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 ऐसे स्टैमर करने लगती है। शी बिगेन टू स्टैमर, यानी वो हकलाने लगती है। तो उसकी जो टीचर थी वो उसको एनकरेज करती हैं, यानी उसको प्रोत्साहित करती हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब तुम अपना पूरा नाम बताओ, कि कोशिश करो और अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। तो फिर वो दोबारा से कोशिश करती है, भो भो भोली, और एट लास्ट वो बोल देती है अपना नाम। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसको बहुत अच्छा लगता है, फेल्ट मीन्स उसको बहुत रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है अपना पूरा नाम बोल के, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिखाया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर है उसकी पीठ थपथपाती हैं प्यार से और कहती हैं कि तुमने बहुत बहुत अच्छा, वेल डन।
और क्या कहती हैं, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि अपने जो दिल का जो डर है, तुम्हारे मन में जो डर है उसको निकाल दो और तुम बाकी सब लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप इफ टू आस्क रियली, भोली ने उनकी तरफ पूछा जैसे कि वो पूछ रही हो उनसे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि मैं सब लोगों बाकी सब लोगों की तरह बोल पाऊँ। तो टीचर समझ जाती हैं कि वो क्या पूछना चाह रही है और वो कहती हैं कि यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू विल जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज स्कूल आओ, है ना, डेली स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, से इट अलाउड, जोर से बोल के बताओ, बोल के बताओ, ऐसे सिर नहीं हिलाना, बोल के बताओ कि तुम आओगी। तो भोली फिर बोलने का ट्राई करती है, य यस, फिर से वो बोल पाती है, यस बोल देती है। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को खुद अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था, एस्टॉनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गई वो, कि कैसे वो बोल पाई, वो कैसे उसने ये बात बोल दी। तो टीचर बोलती हैं कि डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बोल सकोगी। और फिर वो उसको एक किताब देती हैं, नाउ टेक दिस बुक, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर, जो वो बुक किताब थी उसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी, पिक्चर्स की बुक थी वो, और वो सारी पिक्चर्स कलरफुल थी। उसमें कौन सी पिक्चर्स थी? डॉग, कैट, गोट यानी बिल्ली, बकरी, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जो उसकी गाय थी भोली की, उसी उसकी जैसी एक पिक्चर थी, टाइगर की पिक्चर थी, तोता, घोड़ा, सब चीज जानवरों की उसमें पिक्चरें थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन द ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ उस जानवर का नाम लिखा हुआ था, बड़े बड़े काले अक्षरों में उस जानवर का नाम लिखा हुआ था। अब टीचर क्या बोलती हैं बुक देने के बाद? इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने के अंदर तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, तुम पढ़ पाओगे इस बुक को। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और तब जब तुम ये किताब पढ़ लोगी, पढ़ना सीख जाओगी, तो मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी, और फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी किताब दूंगी, यानी कि मैं एक एक करके तुम्हें और बुक्स दूंगी, पहले तुम इनको पढ़ो, फिर मैं तुम्हें और ज़्यादा बड़ी बुक्स दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और फिर तुम कुछ समय में इस गांव में जो भी लोग हैं उन सभी से ज़्यादा पढ़ी लिखी, समझदार, लर्न बन जाओगी, सबसे ज़्यादा पढ़ना लिखना सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कभी कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें तुम्हारी बात को सम्मान के साथ सुनेंगे, और तुम बोल पाओगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बोल पाओगी बिना हकलाए, जरा सा भी नहीं हकलाओगी तुम बोलने से पहले। क्या तुम समझ गई? अंडरस्टैंड यानी क्या तुम समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in the front of the schoolhouse has blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा लग रहा था कि अचानक जैसे गांव में जो भी मंदिर हैं उन सब की घंटियां बजने लगी हैं, और जो भी पेड़ स्कूल के स्कूल के सामने लगे हुए थे उन सब में बड़े बड़े लाल रंग के फ्लावर खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और जो उसका दिल था वो एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। इसी तरह से साल बीतते गए, 10 द ईयर पास्ट, इसी तरह साल बीतते गए। तो ये था आपका सेक्शन 4, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर स्कूल आवर्स भोली रिमेन्स इन द कॉर्नर सॉबिंग टू अफ्रेड टू लीव, तो यहाँ पर वही बताया है क्या हुआ था कि जब स्कूल पूरा हो गया, सब लड़कियां तो बाहर चली गई, क्लासरूम से बाहर चली गई, लेकिन जो भोली थी वो एक कॉर्नर में बैठकर, जहां वो बैठी थी वहीं बैठी रही और रोती रही, और उसको बहुत डर लग रहा था उठकर जाने में भी। तभी एक टीचर की जेंटल वॉइस उसको सुनाई दी, जिससे उसको थोड़ा कंफर्ट मिला और थोड़ा एनकरेजमेंट मिला, थोड़ा प्रोत्साहन मिला। तो भोली को उससे थोड़ी हिम्मत आई, करेज आया, और उसने
स्टैमर करते हुए भी अपना नाम टीचर को बताया, टीचर की सपोर्ट से। और फिर टीचर ने उसको एश्योर किया, उसको उसको समझाया, प्यार से समझाया कि टाइम के साथ, और अगर तुम डेली अटेंडेंस लगाओगी यानी डेली स्कूल आओगी, तो तुम अपने डर को जीत पाओगी और सभी बाकी सब लोगों की तरह बोल भी पाओगी। और भोली को एक कलरफुल पिक्चर बुक मिली जिसमें कि बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, और उसे बताया गया कि वो 1 महीने में इसको रीड करना सीख जाएगी। और उसके बाद उसको अगले महीने वो और बड़ी बुक्स उसको बुक मिलेगी जिसको वो पढ़ना सीख जाएगी। तो उसको बहुत एनकरेजमेंट मिला अपनी टीचर से। टीचर ने उसे क्या समझाया कि वो सब गांव में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा एजुकेशन वो पालेगी, उन सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लेडी वो बन जाएगी, और फिर उसको सबका सम्मान मिलेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आ जाएगा। तो भोली स्कूल से चली जाती है। अब उसके अंदर एक नई आशा होती है, एक नया विश्वास और डिटर्मिनेशन होता है, यानी दृढ़ संकल्प वो ले लेती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी। इस सेक्शन में क्या इंडिकेट किया गया है, यही दिखाया गया है कि भोली की लाइफ जो थी वो चेंज होने लगी थी, पॉजिटिवली चेंज होने लगी थी, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई की जर्नी पे चलना शुरू कर दिया था, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर उसने चलना शुरू कर दिया था, जिससे भोली के जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल गई थी और उसके जीवन में एक नया अच्छा पॉजिटिव चेंज आ गया था, यानी एक सकारात्मक बदलाव उसके जीवन में आ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5 पे। अब कुछ सालों, अब ये जो स्टोरी जैसे इसने स्कूल शुरू किया था उसके कुछ सालों के बाद की आगे की स्टोरी है। उसने पढ़ाई तो शुरू कर ही दी थी, पढ़ लिख रही थी, वो स्कूल जा रही थी। तो कुछ सालों बाद क्या होता है वो दिखा रहे हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। कुछ सालों बाद में क्या हो जाता है कि जो पहले गांव था अब वो धीरे धीरे एक टाउन में, एक छोटे से शहर में, कस्बे में तब्दील हो जाता है। और जो वहाँ पे वो प्राइमरी स्कूल था जिसमें भोली पढ़ने जा रही थी वो हाई स्कूल तक चला बन जाता है, यानी उसमें 10th तक की पढ़ाई होने लग जाती है। इसी तरह वहाँ पर एक सिनेमा घर आ जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। और वहाँ पर कॉटन गिनिंग के मिल लग गई थी एक। कॉटन गिनिंग मिल क्या होती है, जहाँ पे कॉटन फाइबर्स को इम्प्योरिटीज वगैरह से, डर्ट, मिट्टी, लीव्स वगैरह से अलग किया जाता है। यानी जब कॉटन को काट के लाया जाता है तो उसको, उसकी साफ सफाई की जाती है उसके फाइबर्स की, तो उसको ही कॉटन गिनिंग कहते हैं। तो उसकी मशीन गांव में लग गई थी और एक टीन शेड के अंदर एक सिनेमा हॉल बन गया था, सिनेमा घर, सिनेमा शुरू हो गया था वहाँ पे। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो ट्रेन थी वो वहाँ पर, उसके लिए छोटा सा स्टेशन बन गया था जो वहाँ पर आने लग गई थी। तो इतना कुछ गांव में डेवलपमेंट हो गया था। तो अब क्या होता है कि वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है खाने के बाद एक रात को कि क्या मुझे बिशंबर कोई गांव, कोई आदमी है जिसका कुछ प्रपोजल आया है ना, शादी के लिए कुछ प्रपोजल आया है उसकी लड़कियों के लिए। तो रामलाल कहता है अपनी वाइफ से, तो क्या हमें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोली के लिए प्रपोजल आया था बिशंबर का। भोली अब बड़ी हो चुकी थी। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अगर भोली को ऐसा दूल्हा मिलेगा, ऐसा वर मिलेगा, तो भोली बहुत लकी होगी, ये उसकी वाइफ बोल रही है रामलाल की। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड हियर सेवरल थाउजेंड इन दी बैंक। उसके पास एक बड़ी दुकान है, उसका खुद का घर है और कई हजार रुपए उसके बैंक में है, मैंने ऐसा सुना है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और बल्कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो रामलाल क्या जवाब देता है, दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्प्स। अब उस रामलाल क्या बोल रहे हैं, रामलाल को अपनी लड़की की चिंता है माँ से भी ज्यादा। वो कहता है कि वो इतना यंग नहीं है, मतलब भोली से काफी बड़ी एज का है, मेरे जितना है, मतलब रामलाल की एज का है बिशंबर, और रामलाल की बेटी से वो शादी करना चाह रहा है। और ही ऑल्सो लिम्स, यानी वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और जो पहली उसकी वाइफ थी उससे भी उसके जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हो चुके हैं। क्वाइट ग्रोन अप मीन्स काफी बड़े हैं। तो उसकी वाइफ क्या जवाब देती है, सो व्हाट डज इट मैटर,
तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 45 और 50 इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। अगर 40 या 45-50 साल की जो उम्र है वो एक आदमी के लिए कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब हमारा लक हमारे साथ है कि वो दूसरे गांव से है और उसे उस भोली के पॉक मार्क्स यानी चेचक के जो दाग हैं उसके फेस पे, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। और ना ही कि उसको सेंस कम है, यानी वो कम बुद्धिमान है, भोली है हमारी बेटी, सच में भोली है, उसके बारे में भी उसको नहीं पता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी हम उसके शादी के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेंगे, तो हो सकता है भोली का पूरी लाइफ में उसकी शादी ही ना हो कभी। तो अब उसके पिता क्या बोलते हैं भोली के? यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन अब मुझे नहीं पता भोली इस बारे में क्या बोलेगी। तुम जो कह रही हो वो बात सही है, लेकिन भोली क्या सोचती है इस बारे में, भोली को कैसा लगेगा ये मुझे नहीं पता। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है? व्हाट विल दैट विटलेस वन से शी इज लाइक अ डम काउ। कि वो तो एक गूंगी गाय है और वो बेवकूफ उस इस बारे में क्या बोलेगी। तो रामलाल क्या बोलता है? बड़बड़ाता है, मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। तो अब जो भोली है वो आंगन में एक कोने में लेटी हुई है अपनी चारपाई के ऊपर, लेकिन वो जाग रही है, अवेक है, और वो सारी बातें सुन लेती है जो धीरे धीरे उसके पेरेंट्स विस्पर करके बातें कर रहे हैं, फुसफुसा के जो बातें कर रहे हैं उसके पेरेंट्स, उसको भोली सुन लेती है। तो अब यहाँ पर ये जो सेक्शन था 4.5 इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वही चीज़ है कि जैसे स्टार्टिंग में इस सेक्शन में बताया कि जो ये छोटा सा जो ये विलेज था ये अब एक टाउन बन चुका है, स्मॉल टाउन बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ हाई स्कूल आ चुका है, सिनेमा आ चुका है, कॉटन गिनिंग मिल आ चुकी है ना, और एक रेलवे स्टेशन भी आ चुका है। रामलाल अपनी वाइफ से भोली की मैरिज के बारे में बात करता है कि बिशंबर का प्रपोजल आया है भोली के लिए, उसका प्रस्ताव आया है शादी के लिए। तो ये सब बातें रामलाल अपनी वाइफ से करता है, और जिसको कि वो मान जाती है उसकी वाइफ, क्योंकि विशंबर वेल्दी है, और वो वेल्दी है यानी कि उसके पास काफ़ी धन दौलत है, और वो कोई भी दहेज की डिमांड नहीं कर रहा है। और उसको भोली का जो भी उसकी कंडीशंस हैं, लिमिटेशन है, मेंटल और फिजिकल लिमिटेशंस है, यानी उसमें जो कमियां हैं कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, है ना, चेचक के धब्बे हैं, या वो थोड़ी सी भोली है, चीज़ों को कम समझती है, इन सब चीज़ों के बारे में बिशंबर को नहीं पता। अब ये सारी बातें भोली सुन लेती है, अपनी पेरेंट्स की बातें जो कि वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, हर्स्ट कन्वर्सेशन मीन्स जो फुसफुसा के धीरे धीरे बात कर रहे थे, वो सब भोली सुन लेती है। उसके जो पेरेंट्स हैं इस प्रपोजल के लिए, वो इस प्रस्ताव के लिए एग्री हो जाते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि भोली से क्या पूछना है, भोली की क्या फीलिंग्स हैं, है ना, इस बारे में भोली क्या सोचती है, इसके बारे में वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस सेक्शन से हमें समझ आता है कि गर्ल्स की सोसाइटी में क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है, यानी उनके जीवन के बारे में उनसे पूछा भी नहीं जाता, जबकि उनके जीवन के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उन्हें बताना तो दूर, उनसे पूछना तो दूर, उन्हें बताया भी नहीं जाता। तो इसमें ये भी हाईलाइट किया जाता है कि हालांकि हमारी जो लोकेलिटी है, सोसाइटी है, उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे वहाँ गांव में इतनी नई नई चीज़ें आ रही थी, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है अभी भी वैसी ही है, उसमें वो बिल्कुल भी मॉडर्न लड़कियों के लिए नहीं हुई है। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो रामलाल हैं, जो उस लड़की के पिता हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं भोली के ओपिनियन के बारे में, कि उसको वो क्या चाहती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत रामलाल, उसके जो फादर हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जो मदर हैं और एक लेडी हैं, वुमेन है,
वो इस चीज को जरूरी नहीं समझती कि जो होने वाली दुल्हन है उसकी भी मर्जी हमें जान लेनी चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती है। यानी कि विमेन ही विमेन के लिए नहीं सोच पा रही है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 6। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, यानी उसकी ग्रॉसरी की शॉप है जहाँ पर ये परचून जिसको बोलते हैं, परचून की दुकान है। और वो बहुत अच्छा अच्छा मतलब रिच है, रईस है। तो वो बहुत बड़े पार्टी, बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे अपने दोस्तों को लेकर गांव में आता है शादी के लिए। अब ये उसकी शादी का सीन डिस्क्राइब हो रहा है कि फाइन, इस सब के बाद सीधे अब वो शादी का सीन आ गया है यहाँ पे कि भोली की शादी हो रही है। तो जो विशंबर बस बारात लेके आता है तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो शादी में आए होते हैं उसके साथ। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद अ ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। अब ये जो ब्राइड ग्रूम है, विशंबर है, दूल्हा है, एक घोड़े पर बैठा होता है, सजे धजे घोड़े के ऊपर बैठकर आता है, और एक ब्रास बैंड यानी कि गाजे बाजे के साथ आता है जिसपे एक पॉपुलर ट्यून बज रही थी। जो बैंड बाजा था वो एक फिल्म का, इंडियन पॉपुलर फिल्म का पॉपुलर ट्यून बजा रहा था शादी के बारात के समय। ठीक है। तो रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले। तो ये सब जो डिस्प्ले हो रहा था बारात का, और इतना भव्य डिस्प्ले था, तो ये सब देख के रामलाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी लड़की है उसकी इतनी ग्रैंड, इतनी भव्य उसकी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। और जो उसकी बड़ी बहनें थी जो उसकी शादी में आई थी, शादी के लिए आई थी, वो उसके भाग्य से जल रही थी। एनवियस मीन्स जल रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्राइड ब्रिंग द ब्राइड। तो जब मोमेंट आया, शादी का मोमेंट आया, तो जो पुजारी था उसने कहा, जब मुहूर्त आ गया, ऑस्पिशियस मोमेंट मीन्स जब मुहूर्त आ गया, तो उसने कहा भाई दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। यानी फेरों के टाइम की बात हो रही। तो भोली ने रेड सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, है ना, शादी का जोड़ा पहना हुआ था सिल्क में, रेड सिल्क में। तो वो पवित्र अग्नि के पास जो दुल्हन की जगह होती है बैठने की, वहां पर उसको लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो जब वो आ गई तो बिशंबर नाथ से उसके दोस्तों ने कहा कि भाई दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो जो विशंबर ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा था, उसने येलो मैरीगोल्ड्स, गेंदे के फूल की माला थी पीले रंग की, उसको उसने उठाया अपने हाथ में ऊपर। तभी क्या हुआ, अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम ब्राइड्स फेस। जो भोली के फेस के ऊपर सिल्क वेल पड़ा हुआ था, घूंघट पड़ा हुआ था, किसी औरत ने उसको पीछे सरका दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। तो विशंबर ने उसे जल्दी से देख लिया, उसके फेस को देखा। अभी तक यहाँ पर है कि अभी तक विशंबर ने भोली को पहले कभी देखा ही नहीं था। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। और उसका फेस देखने के बाद उसके हाथ में जो गार्लैंड था, माला थी, वो उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर द फेस। और जो भोली थी उसने धीरे से घूंघट अपने फेस के ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। विशंबर का जो फ्रेंड उसके पास खड़ा हुआ था उसने उससे पूछा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस पर, उसके चेहरे पर तो चेचक के निशान है, चेचक के धब्बे हैं। ये बात विशंबर अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि उसके चेहरे पर तो चेचक के धब्बे हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है तो क्या हो गया, तुम भी तो यंग नहीं हो, भोली तो यंग है और तुम तो यंग नहीं हो, तुम तो उसकी फादर की एज के हो। तो इस पे विशंबर क्या बोलता है कि ठीक है, मे भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। तो रामलाल आया वहां पर और अपनी उसने टर्बन,
अपनी पगड़ी उसके चरणों में रख, जो कि पगड़ी जिसको सम्मान का प्रतीक समझा जाता है वो उसने विशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2000 रुपीज, मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो, 2000 रुपये तुम ले लो। तो विशंबर कहता है कि नहीं, 5000 ही चाहिए, नहीं तो फिर हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी को अपने पास रख। तो रामलाल क्या कहता है, थोड़ा तो सोचो प्लीज, मतलब कृपया थोड़ा सोचो मेरे बारे में, अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगा, गांव में मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। तो विशंबर फिर से वही बात कहता है कि देन आउट विथ 5000, तो 5000 रुपये निकालो। तो रामलाल के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। रामलाल अंदर जाता है, अपनी सेफ खोलता है, तिजोरी खोलता है। अब ये देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे रामलाल विशंबर के पैरों में पैसे की वो लाके रखता है, गठरी लाके रखता है, और उसमें से वो काउंट करके नोट निकालता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और वो जो पोटली थी वो उसके पैरों में रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिumphant स्माइल, अब जो विशंबर का जो लालची चेहरा था उस पे विजय की स्माइल आ जाती है, वो खुशी से स्माइल करने लगता है, मुस्कुराने लगता है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया, और उसने अनाउंस किया, लाओ मेरी माला मुझे दो। और फिर से वंस अगेन वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो उसका घूंघट है वो पीछे चला जाता है। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन अब उसकी आंखें नीचे नहीं देख रही थी, वो ऊपर देख रही थी। कौन? भोली अब ऊपर देख रही थी, और लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन द आईज देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, और वो सीधे अपने होने वाले पति की, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड यानी होने वाले पति की, इस आंखों में सीधा देख रही थी, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का क्या मतलब है? फीलिंग दैट अ पर्सन और थिंग इज वर्थलेस, यानी विशंभर को वो कैसे देख रही थी कि ये पर्सन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बेकार की चीज को जैसे हम देखते हैं ना कि कोई बिल्कुल बेकार का इंसान है, इस तरह से वो उसको देख रही थी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, तो विशंबर ने अपना जो गेंदे के फूलों की माला थी उसको उठाया भोली को पहनाने के लिए, दुल्हन को पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, ही कुड डू सो, भोली का अचानक से हाथ आया, बाहर आया, निकला, बिल्कुल बिजली की तरह, जैसे लाइटनिंग होती है ना, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, ऐसे बिजली की तरह उसका हाथ बाहर निकला, और उसने उस माला को उछाल के आग में फेंक दिया, जो फेरों की आग थी वहां पर उसने उसको फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हो गई और उसने जो उसका घूंघट था उसको भी फेंक दिया, जो घूंघट की चुनरी उसने उड़ी हुई थी उसको भी उसने फेंक दिया। ठीक है, अब ये सेक्शन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे क्या है बताया कि विशंबरनाथ एक प्रॉस्पेरस ग्रॉसर है, यानी बहुत अमीर, उसकी परचून अमीर है, परचून की दुकान चलाता है, और वो बहुत बड़ी वेडिंग प्रोसेशन की बहुत बड़ी बारात लेकर आता है भोली से शादी करने के लिए। और ये जो शादी थी बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थी, बहुत मतलब इसमें खर्च किया गया था, बहुत पैसा खर्च किया गया था, म्यूजिक के ऊपर, डेकोरेशंस के ऊपर, बहुत ताम झाम के साथ वो बारात लेके आता है। और रामलाल अपनी बेटी की इस लेविश वेडिंग को देखकर बहुत वो खुश हो जाता है, और उसकी बड़ी जो बहनें थी वो भी उसके भाग्य से उनको भी जलन होती है कि हमारी शादी तो इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी जितनी की भोली की हो रही है। तो शादी के समय जो विशंबर नाथ था वो भोली के पॉक मार्क्स को देख लेता है, चेचक के धब्बों को उसके फेस पे देख लेता है, जिसकी वजह से वो उसी समय दहेज की में 5000 रुपये की डिमांड कर देता है। अब रामलाल उससे विनती करता है ना, कि भाई इतना पैसा मत लो, और लेकिन फिर भी उसे बेइज्जती से बचने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। तो जब विशंबर को 5000 रुपये मिल जाते हैं, उसके बाद वो आगे शादी की रस्में करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी भोली अचानक से अपना घूंघट हटा देती है और काफ़ी बोल्डली उस माला को अग्नि में फेंक देती है, और वो अपना घूंघट छोड़ के विशंबरनाथ को देखने लगती है,
कोल्ड कॉन्टेम्प्ट के साथ, यानी कि बहुत ही घृणा से उसको देखने लगती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 7। तो अब जो शादी हो रही थी भोली की, वो माला उस फेंक देती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी said Bholi in clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। तो वो अपने पिताजी को बुलाती है बिल्कुल साफ तेज आवाज में, और ये सुन के उसके पिता, माता, बहनें, भाई और जो भी रिलेटिव्स थे, पड़ोसी थे, वो सब, उन सबको बहुत मतलब आश्चर्य होता है कि वो कितना साफ साफ बिना जरा सा भी हकलाए कैसे इतना साफ साफ बोल पा रही है। क्या बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस इंसान से, इस आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, यानी उसे शौक लगता है रामलाल को। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो लोग आए हुए थे वो फुसफुसाने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं वो सब कि सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कि ये कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है, और कितनी बेशरम है और कितनी बदसूरत है, ये सब उसको बोलने लगते हैं। तो रामलाल चिल्लाता है, रामलाल शाउटेड, भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, यू वॉन्ट टू डिस्ट्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार को की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए ही मैं तैयार हो गई थी, इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए मैं आपकी इज्जत के लिए ही तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन अब उसको शादी के समय क्या पता चलता है कि वो खाली बूढ़ा और लेम ही नहीं है, यानी लंगड़ा और बूढ़ा ही नहीं है, उसके अंदर लालच भी है, मीन है, स्वार्थी है, और वो किसी रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। कॉन्टेम्प्टिबल मीन्स किसी रेस्पेक्ट के, किसी सम्मान के वो लायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भोली कहती है, और वो कायर भी है, कावर्ड यानी कायर भी है, ऐसे इंसान को मैं अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, नहीं करूँ। तो वहां पर कोई बूढ़ी औरत होती है, वो क्या बोलती है, वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि ये कितनी बेशर्म लड़की है। हाँ, और हम सोचते थे कि ये एक गूंगी गाय है जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसी गाय है, लेकिन ये तो एक बेशरम लड़की है। तो ये बात सुन के भोली को गुस्सा आ जाता है उस बूढ़ी औरत के ऊपर। तो भोली टर्न वायलेंट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्से में आ जाती है। यस आंटी यू आर राइट, हाँ हाँ आंटी, हाँ चाची तुम ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, तुम सब सोचते, तुम सब को क्या लगा कि मैं एक गूंगी गाय हूँ जिसे जहाँ चाहे वहां ले जाओ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए तुम सब मुझे इस हृदयहीन, यानी कि जिसके पास कोई दिल नहीं है दूसरों के लिए, ऐसे इंसान को तुम मुझे देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब एक गूंगी जो गाय है और हकलाने वाली बेवकूफ़ लड़की है वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और क्या तुम और बातें सुनना चाहोगी मुझसे। देखो ये बूढ़ी लेडी और भोली का सीन दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे वो जवाब दे रही है। अब क्या होता है कि ये सब सुन के विशंबरनाथ वापस जाने लगता है। विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड गो बैक विद हिज पार्टी, यानी जितने सब लोगों के साथ वो आया था उन सब के साथ वो वापस जाने लगता है। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। और जो गाजे बाजे वाले थे, बाजे वाले थे, उन्हें लगता है कि अब खत्म हो गया है ना, जो पार्टी है वो खत्म हो गई है, सेरेमनी खत्म हो गई है, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगते हैं, जो विदाई का सॉन्ग होता है उसको वो बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और जो रामलाल था वो जमीन पे खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसके पैर जम जाते हैं, और जो उसका सिर था वो झुका रहता है, बोर्ड हिज हेड बोर्ड लो विद वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और उसका जो सिर था वो शर्म से और दुख के बोझ से थोड़ा सा झुका रहता है, झुक के खड़ा रहता है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे जो पवित्र अग्नि थी फेरों के लिए जो जलाई गई थी वो भी धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वॉज गॉन, सब लोग चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू द भोली एंड सेड, रामलाल
भोली की ओर मुड़ता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? तो भोली, जिसका असली नाम सुलेखा है, वो कहती है, सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत और स्थिर थी। वो कहती है, डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम? तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है। और उस शादी में उसकी मैम भी आई हुई थी, उसकी टीचर आई हुई थी, जिनको देखकर वो कहती है कि यार ठीक है, क्या मतलब वो अप्रूवल लेती है, क्या मैं आपके स्कूल में पढ़ा सकती हूँ? तो उनसे पूछती है वो, ये बात कहने के बाद, टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। तो जो टीचर थी वो आई हुई थी उस शादी में और एक कॉर्नर में, एक कोने में खड़ी होकर वो सारा ड्रामा देख रही थी। तो क्या बोल आंसर करती हैं बोली को, यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ तुम बिल्कुल पढ़ा सकती हो, ऑफ कोर्स यानी कि ज़रूर तुम पढ़ा सकती हो हमारे स्कूल में। वो जवाब देती हैं, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन artist feel when he contemplates the completion of his masterpiece। तो उनकी आंखों में कैसी एक चमक थी, स्माइलिंग आईज से देख रही थी, यानी आंखों से वो हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, और उसमें एक गहरा संतोष था, डीप सेटिस्फेक्शन। उसमें एक ऐसी रोशनी थी, एक गहरे संतोष की रोशनी थी, जो कि उस कलाकार को और उसको कैसा फील हो रहा था कि जैसा एक कलाकार को फील होता है, महसूस होता है, जब वो अपना एक बहुत अच्छी मास्टरपीस बनाता है, उसको कंप्लीट कर लेता है, और वो क्या सोचता है वैसा उनको उस टीचर को फील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ही भोली को सारा कुछ सिखाया था, एजुकेशन दी थी, और ये जो एजुकेशन का असर था कि भोली इतना बोल्ड स्टेप आज ले पाई थी। तो ये एक मास्टरपीस उन्होंने कंप्लीट किया हो, ऐसा सेटिस्फेक्शन उनकी आंखों में दिख रहा था। अब ये सेक्शन 7 हमने कंप्लीट किया, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है जो हमने अभी देखी। शादी के समय भोली कैसे बोलना शुरू कर देती है, साफ साफ और ज़ोर से बोलती है और सबको सरप्राइज कर देती है। विशंबर से शादी करने के लिए मना कर देती है और उसको क्या बोलती है, उसको पब्लिकली उसको गलत और बुरा व्यक्ति साबित करती है कि वो मीन है, यानी स्वार्थी है, लालची है और किसी भी रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। ये सब सुन के उसकी फैमिली और जो मेहमान थे वो उन सबको शॉक लगता है, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रहती है, अपनी बात पे अडिग रहती है और रिजेक्ट कर देती है मैरिज का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती। भोली के इस एक्शन की वजह से विशंबर नाथ को जाना पड़ता है, अपनी सारे बारातियों को लेके वापस जाना पड़ता है, और अचानक से जो शादी का समारोह था वो अचानक से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर उसके जो फादर थे भोली के, रामलाल, वो उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन भोली एक्सप्रेस करती है अपना निश्चय जो कर चुकी थी कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी, वो ये बात बताती है, और वो डिसाइड करती है कि वो एक स्कूल में टीचिंग करेगी जहाँ से उसने पढ़ाई लिखाई की थी, और इसके लिए उसको टीचर का सपोर्ट भी मिलता है, उनका सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है भोली का ये डिसीजन। तो भोली का ये जो डिसीजन था कि उसने मैरिज का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, मैरिज करने से मना कर दिया, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था एक लेडी का, जो जिसको कि अपनी सेल्फ वर्थ समझ आ चुकी थी, यानी कि उसको अपने आत्मसम्मान का एहसास हो चुका था, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल चुका था, और वो ये चीज़ समझती थी कि एक पार्टनर को चूज कर ऐसा होना चाहिए, जब हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करें, अपनी शादी जिससे हम करें, वो ऐसा होना चाहिए जो हम उसकी लड़की की रेस्पेक्ट करे और जिसकी की लड़की रेस्पेक्ट कर सके। दैट इस यहाँ पर टीचर का क्या रोल था भोली की इस जर्नी में, जो वो एक टिमिड गर्ल से सिंपल सी जो लड़की थी, है ना, विटलेस लड़की थी, उससे एक समझदार लड़की बनने में टीचर का क्या रोल था वो हमें पता लगता है
कि टीचर का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पढ़ाई लिखाई का, और एम्पावरमेंट, पढ़ाई लिखाई की वजह से कैसे एक लड़की एम्पावर्ड हो सकती है यानी सशक्त हो सकती है। वो इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर भोली की जर्नी के थ्रू देखा। भोली के अंदर एक ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, जो कि उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से उसके अंदर आई थी, कॉन्फिडेंस आ चुका था। और ये इसकी वजह से टीचर का सेटिस्फेक्शन हमें देखने के लिए मिला कि भोली की जर्नी की वजह से टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिला कि उसने भोली का फ्यूचर को अच्छे से संवार दिया, एजुकेशन के थ्रू संवार दिया। और एजुकेशन की वजह से ही भोली का जो भविष्य था अब वो सेल्फ रिलायंट बन चुकी थी, यानी कि अब उसको किसी से मैरिज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो वरना क्या करेगी, वो अब अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अपने जीवन को अच्छे से लीड कर सकती थी, जिसमें उसको एक फुलफिलमेंट भी मिलेगा, यानी कि उसे एक पूर्णता का एहसास मिलेगा जब वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी लाइफ को लीड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद कैरेक्टर स्केचेस दिए हैं कि भोली का कैरेक्टर कैसा है, टीचर का कैरेक्टर कैसा है, और रामलाल जो भोली के पिताजी हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, भोली की मदर का कैसे है। तो ये कैरेक्टर स्केचेस हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। तो बाकी हम इनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कैरेक्टर स्केचेस भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।